चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं। चलिए, आज हम जो है अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग है दक्कन का पठार स्टार्ट कर लिया था हम लोगों ने। कर्नाटक का हो गया था, है ना। कर्नाटक का कंप्लीट आपको एक बार पूछ लूं मैं आपसे, कर्नाटक के पठार से कुछ क्वेश्चंस। चलिए बताइएगा मुझे, है ना। सबसे पहले बताइए, कर्नाटक पठार का जो है टोटल एरिया कितना है? टोटल एरिया 1,00,000। बहुत बढ़िया, 1,20,000 वर्ग किलोमीटर। चलिए, कर्नाटक के पठार के बारे में आपसे बात करता हूं। तो कर्नाटक का पठार किन किन पठारों से घिरा हुआ है बताइए। इसके दक्षिण में क्या है? नीलगिरी की पहाड़ियां, ठीक है। और पश्चिमी घाट और दक्कन ट्रैप और आंध्रा का पठार और तेलंगाना पठार, इन सारे पठारों के बीच में ये आपका घिरा हुआ है। बिल्कुल सही बात है। चलिए, कर्नाटक के पठार के बारे में आप मुझे बताइए, कौन कौन सी पहाड़ियां यहाँ पे? बाबा बुदन की पहाड़ी है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है और कुद्रेमुख की पहाड़ी है। बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। आप मुझे बताइए, कर्नाटक के पठार की मुख्य नदी कौन सी है? तुंगभद्रा नदी। बिल्कुल सही। किसकी सहायक नदी है ये? कृष्णा की सहायक नदी। बिल्कुल सही है। कृष्णा की सहायक नदी कौन सी है? तुंगभद्रा। इसके अलावा और कौन सी नदियां बह रही हैं इसमें? मालप्रभा, घाट प्रभा, पेन्नार, बहुत बढ़िया, कावेरी। चलिए, इस पठार का जो दक्षिणी पूर्वी भाग है, दक्षिण पूर्वी भाग है, वो कौन से पठार के नाम से जानते हैं उसे? दक्षिण पूर्वी पठार जो है इसका, वो कौन सा पठार? बेंगलुरु का पठार। कौन सा? बेंगलुरु का पठार। याद हो जाएगा। चलिए, और दक्षिण पश्चिम वाला भाग है वो कौन सा है? मैसूर का पठार। बिल्कुल सही है। तो बेंगलुरु का पठार और मैसूर का पठार इसके क्या है? सब पार्ट है। इसका पश्चिमी भाग जो पश्चिमी घाट से लगता है उसे क्या कहते हैं? मलनद कहते हैं। क्या कहते हैं? मलनद। तो मलनद बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना। 2 नंबर में पूछ लेगा आपसे। चलिए, कर्नाटक के पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? मुलानगिरी। कितनी ऊंचाई है? 1950 मीटर। और दूसरी एक और कौन सी है? कुद्रेमुख। कितनी ऊंचाई है? 1894। तो आपको अब पठारों की चोटियां याद हो रही हैं। जैसे हमने एक पढ़ी थी, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी, क्या नाम था? पारसनाथ। कितनी ऊंचाई थी? 1365। कितनी थी? दंडकारण्य पठार की सबसे ऊंची चोटी पड़ी थी, क्या नाम था? अब रिवीजन नहीं कर रहे तो देखो भूल रहे हो। नंदीराज। क्या नाम था? तो आपको ये चोटियां याद करनी पड़ेंगी। आप याद नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? साथ साथ चीजों को करते चलो, ठीक है। क्योंकि जितना अपन आगे बढ़ते चलेंगे उतना ही डाटा भी बढ़ता चलेगा, और डाटा बढ़ेगा तो हमें वो याद भी होना चाहिए। बोलो, मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या था? मेघालय पर, हाँ, शिलांग चोटी। कितनी ऊंचाई थी उसकी? 1961। कितनी थी? 1961, है ना। देखो भूल रहे हो, याद करो, ठीक है। कभी भी कुछ भी पूछ सकता हूं, आपको एकदम याद रहना है, ठीक है। जो पढ़ा दिया वो तो एकदम कंठस्थ होना है, जब तक मजा नहीं आएगा, ठीक है। मेघालय के पठार का क्षेत्रफल कितना था बताओ? 35,000 वर्ग किलोमीटर। कितना था? छोटा नागपुर पठार का क्षेत्रफल कितना था? छोटा नागपुर पठार का क्षेत्रफल कितना था? देखो अभी 3-4 दिन हुए पढ़ाए हुए, भूल गए सब। 4.5 लाख वर्ग किलोमीटर। मैंने कहा ना कि एग्जाम में फ्रेमिंग हाथ में रह जाएगी आपकी, कंटेंट तो आ ही नहीं रहा अंदर। उसके परिचय बताया सर ने, निर्माण बताया, विस्तार बताया, अंदर तो कुछ याद ही नहीं आ रहा है। हाँ? अंदर आपको कुछ याद नहीं आ रहा है कि यार क्षेत्रफल कितना था इसका, कहां से गिरा हुआ था। तो ये तो करना पड़ेगा। मैं बोला बार बार जो है डायग्राम बनाओ। कुछ नहीं करो तो डायग्राम बनाओ, खाली पेज ले लो, डायग्राम बनाओ। ये छोटा नागपुर पठार, इसमें ये पॉइंट्स आ रहे हैं, है ना, तब जाके काम चलेगा, ठीक है। तो कल मैं पूछूंगा आपसे, सारे पठार पढ़ के आइएगा, ठीक है। सारे पठार एकदम कंठस्थ होने चाहिए, जो अभी तक मैंने पढ़ा दिए हैं वो क्लियर होने चाहिए, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ेंगे आज फिर अपन। हाँ, इसके क्वेश्चन लिखा रहा हूं पहले मैं, कर्नाटक पठार के क्वेश्चन लिख लो पहले, फिर अपन जो है आगे बढ़ जाएंगे।
ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस आपको लिखने हैं बच्चों। चलिए पूछ लीजिए आप लोग। कौन सा क्वेश्चन जो आप नहीं लिख पा रहे पूछ लीजिए। ठीक है, मल्लत बताते हैं ना, बेंगलोर का भी देख लें। ठीक है, मल्लत देख लें पहले। ठीक है, मल नद कौन सा बच्चों? तो पहले तो अपन बताएंगे कि क्या है ये। तो जब भी इस टाइप का आएगा तो आपको सबसे पहले लिखना है एक संरचनात्मक प्रदेश है। ये क्या है? एक संरचनात्मक प्रदेश है। ये एक संरचनात्मक प्रदेश है। ठीक है, फिर अपन दूसरा पॉइंट लिखेंगे एग्जैक्टली क्या है। तो अपन दूसरा पॉइंट अब बताएंगे। तो हम बताएंगे कर्नाटक के पठार का पश्चिमी भाग। कर्नाटक के पठार का कौन सा भाग है ये? जो पश्चिमी घाट से स्पर्श, तो पश्चिमी घाट से स्पर्श करने वाला ये कर्नाटक के पठार का पश्चिमी भाग है। कर्नाटक पठार का पश्चिमी भाग जो पश्चिमी घाट से स्पर्श करता है वो कहलाता है हमारा मलनद। क्लियर है? इंपॉर्टेंट बात अगली जो है, ये क्षेत्र जो किस लिए जाना जाता है? सर्वाधिक वर्षा और सघन वन। तो इस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है और वन कैसे पाए जाते हैं? सघन पाए जाते हैं। सर्वाधिक वर्षा और सघन वन के लिए जाना जाता है मलनद। है ना? और महत्व क्या है इसका? महत्व यहां पर जो है जैव विविधता ये संपन्न माना जाता है। जैव विविधता संपन्न, सर्वाधिक यहाँ पे बायोडायवर्सिटी क्षेत्र में पाई जाती है। तो मलनद में सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी पाई जाती है, याद रखिए आप लोग। है ना? तो बस आप लिख सकते हैं मलनद को इस प्रकार से। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए अगला देखें, कौन सा अगला क्वेश्चन कौन सा है? बेंगलोर का पठार, है ना? चलिए ठीक है, तो देखो सबसे लिखेंगे क्या है ये। तो हम लिखेंगे
कर्नाटक के पठार का एक उपभाग है। कर्नाटक पठार का क्या एक, तो पहला पॉइंट तो आप लिख दी, कर्नाटक पठार का ही उपभाग है। फिर लिखें स्थिति, कहां पर है कर्नाटक पठार में, दक्षिण पूर्व में। कर्नाटक पठार के कहां पर स्थित है, ये दक्षिण पूर्व में ये स्थित है। क्लियर हो गया, याद रखें आप लोग। अगली बात, यहां पर कौन सा शहर है, बेंगलोर शहर, इसे क्या कहते हैं, सिलिकॉन, क्या, हाँ सिलिकॉन वैली। तो इसी बेंगलोर के पठार, बेंगलोर शहर जो सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसमें लिख देना महत्व, यहां पर एक नेशनल पार्क भी है जिसका नाम क्या, बानेरहट्ट, क्या नाम है, बानेरहट्ट राष्ट्रीय उद्यान भी इसी पठार में। ये किस लिए जाना जाता है बोलो, मैंने कल बताया था आपको, तितली पार्क है, ये बहुत बड़ा तितली पार्क है, बहुत सारी तितलियां यहाँ पे पाई जाती हैं इस क्षेत्र में। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं छोटा सा, बस 2 नंबर में क्या है, कहां पर स्थित है, कौन सा इसका शहर है, और ये इसका महत्व क्या है ना। चलिए, और कौन सा लिखना है आपको, बाकी लिख लोगे, क्या कह रहे हैं, इस भौगोलिक स्थिति वाले, ठीक है मैं बता देता हूं, ये वाला, ठीक है। कर्नाटक पठार की भौगोलिक स्थिति है ना, ये प्रश्न हमारा एग्जाम में पूछा जाएगा, तो हमें इसको आना चाहिए लिखना, ठीक है। सबसे पहले अपन बताएंगे, पहले तो आप ये बता देना, ये दक्कन के पठार का ही विस्तार है। किसका विस्तार है ये, दक्कन के पठार के अंतर्गत आता है, तो लिख सकते हैं दक्कन के पठार का विस्तार। दक्कन के पठार का ही विस्तार माना जाता है, भौगोलिक स्थिति से देखें अपन इसको, तो है ना। फिर दूसरे नंबर बताएंगे एग्जैक्टली ये किन किन से घिरा हुआ है, तो बताएंगे, आप बताना, ये जो है उत्तर में कौन से, दक्कन ट्रैप, ये उत्तर में किससे घिरा हुआ है, दक्कन ट्रैप, ऊपर इसके दक्कन ट्रैप है, जैसे महाराष्ट्र का पठार कह रहे हैं। इसके दक्षिण में आप बताना, दक्षिण में क्या है, इसके दक्षिण में आपका है नीलगिरी। पश्चिम में क्या है, पश्चिम में पश्चिमी घाट, इसके पश्चिम में क्या है, पश्चिमी घाट है। और इसके पूर्व में क्या है, आंध्र पठार। तो चारों ओर से हमने बता दिया इसकी भौगोलिक स्थिति, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण वगैरह, है ना। और क्षेत्रफल बता सकते हैं, भौगोलिक विस्तार में, भौगोलिक स्थिति में कितना है, क्या बता सकते हैं, हाँ बता सकते हैं, भौगोलिक विस्तार में अपन ये भी लिख सकते हैं, राज्य कौन सा है, मुख्य रूप से कर्नाटक। ये हो गया भौगोलिक स्थिति। देखो सारे पॉइंट आएंगे नहीं, जब ज्योग्राफिकल भी से दक्कन के पठार का ही भौगोलिक रूप से विस्तार दिख रहा है हमें, चारों ओर कौन कौन से पठार है वो भी हमने बता दिए, राज्य कौन सा है और एरिया कितना है, भौगोलिक विस्तार हो। बोलो, लिख लोगे
चलिए और कोई क्वेश्चन? बाकी लिखिएगा आप लोग, फिर मुझे पूछ लीजिएगा कोई भी, आप आगे बढ़ जाए अपन। अब चलते हम लोग जो है दो पठार और हमें जो पढ़ने हैं, दक्कन के पठार के अंतर्गत ही आते हैं ये भी। एक का नाम है कौन सा? रायलसीमा का पठार, एक का नाम है तेलंगाना का पठार। कौन सा? रायलसीमा और तेलंगाना का पठार। तो हम दोनों के बारे में जानेंगे, ठीक है। पहले मैं दोनों की आपको थोड़ा लोकेशन क्लियर करूं। एक्चुअली में क्या है, ये है तो एक ही पठार, लेकिन एक नदी के द्वारा ये दो भागों में विभाजित किए गए, इसलिए हम इनको अलग अलग जो है, चूंकि स्टेट वाइज भी अलग हो गए हैं। स्टेट वाइज भी देखें तो तेलंगाना का पठार मुख्य रूप से तेलंगाना राज्य में है, और रायलसीमा का पठार मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो आंध्र का पठार भी उसे कह रहे हैं क्योंकि आंध्र प्रदेश में है, और तेलंगाना पठार क्यों कह रहे हैं? क्योंकि तेलंगाना में है, ठीक है। याद रखिएगा। मैं पहले इनकी लोकेशन आपको क्लियर करता हूं। ये हमारी ये कौन सी कृष्णा नदी, कौन सी है? ये हमारी कृष्णा नदी है, क्लियर है। और ये कृष्णा नदी जो है, इसमें ये जल आपका हमारी कृष्णा नदी, ठीक है। अब इसके ऊपर का जो पोर्शन है हमारा, ये वाला, और इसके नीचे का पोर्शन है हमारा जो ये वाला, ठीक है। और एक हमारा ये जो ऊपर का वाला पोर्शन दिख रहा है हमें, ये हमारा कौन सा? तेलंगाना का पठार। ये कौन सा है? ये ऊपर वाला पोर्शन दिख रहा है, ये हमारा कौन सा है? तेलंगाना का पठार है। और जो नीचे वाला दिख रहा है, ये कौन सा है हमारा? आंध्र का पठार है। ऐसे कौन नाम से जानते हैं? रायल सीमा पठार।
रायलसीमा का पठार। क्लियर है? यहां तक क्लियर है आपको? फिर उसके बाद में इसका जो आंध्रा का पठार है ना, यहां से एक नदी और निकलती है, ठीक है? इस नदी का नाम है पेन्नेरू। पेन्नेरू। इस नदी का नाम क्या है? पेन्नेरू। ठीक है? और ये जो आंध्र का पठार है ना, इसमें बेसिकली 4 जिले आते हैं। बेसिकली इसमें 4 जिले आते हैं जो आंध्र के पठार का या रॉयल सीमा के पठार के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से वो 4 जिले? इसमें वो 4 जिले कौन कौन से? इसमें एक आता है आपका कोड़प्पा, कोड़प्पा। दूसरा आता है कुरनूल, चित्तूर और अनंतपुर। इन 4 जिलों को ही हम जो बेसिकली रॉयल सीमा के पठार में रखते हैं। कौन कौन से? कोड़प्पा, कुरनूल, चित्तूर और अनंतपुर। चित्तूर और अनंतपुर। जो तेलंगाना पठार है, इसके ऊपर से एक नदी और बहती है, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है गोदावरी। क्या नाम है? गोदावरी। तो एक तो ये आपको एक व्यू समझ में आ गया वो क्या स्थिति बनती है ना। अनंतपुर, चित्तूर, कुरनूल और कोड़प्पा। कोड़प्पा, कुरनूल, अनंतपुर और चित्तूर। अच्छा, ये जो 4 जिले ना, ये यहाँ के जो निजाम था ना, उसने अंग्रेजों को दिए थे, और ये 4 जिलों को सीडेड जिले भी कहते हैं, है ना। अंग्रेजों को ये दिए गए थे, बाकी क्षेत्र जो है वो निजाम के अंडर में था। ये 4 जिलों पर जो है उस समय अंग्रेजी शासन हुआ करता था। तो इस पूरे क्षेत्र को रॉयल सीमा के क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो अंग्रेजों ने इस क्षेत्र को क्या नाम दिया था? रॉयल सीमा क्षेत्र, जो अंग्रेजों के क्या था? आधिपत्य में था। क्लियर हो गया? तो याद रखिएगा, ये 4 जिले जो है ना, इनको सीडेड जिले भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीडेड जिले। इनको सीडेड जिले के नाम से भी जानते हैं।
ठीक है। चलिए अब मैं आपको एक इंडिया के अंदर इसको मैं आपको प्लॉट करके बताता हूं, ठीक है। ये क्लियर हो गया किस प्रकार से ये जो है आपके हमें दिखाई दे रहे हैं। हमें इंडिया के मैप में बना लिए सबने ये वाला, ठीक है। हाँ, सीडेड जिले इनको कहते हैं। प्रश्न कई बार प्रीलिम्स में पूछ लेता कि सीडेड जिले कौन से हैं, तो आपको ये 4 नाम याद रखने हैं। कौन कौन से? कोडप्पा, कुरनूल, चित्तूर और अनंतपुर, ठीक है। कौन से पठार के भाग हैं ये आंध्र पठार या रायलसीमा पठार के ही भाग माने जाते हैं, ठीक है। सीडेड जिले क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको निजाम ने 4 जिलों को क्या दे दिया था? किसको दे दिया था? बोलो, अंग्रेजों को, ठीक है। अगर अपन इसको इंडिया के उसमें रेस्पेक्ट में देखें तो आप देखें, ये केरला वाला भाग है, ये तमिलनाडु वाला भाग है, ये आंध्र वाला भाग है, ये तेलंगाना का भाग है। तो हमारा जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला, और एक हमारा ये वाला पोर्शन है, ये पूरा पठार जो हमारा दोनों है। एक तो हमारा ये नीचे वाला दिख रहा है येलो कलर का, ये कौन सा? आंध्रा का पठार। ऊपर वाला इसके जो टच है वो कौन सा है आपका? तेलंगाना का पठार, है ना। याद रखें आप लोग। अब देखो इस साइड में जो आता है, इस साइड में जो आता है ये वाला, और एक इस साइड में ये आता है, ऐसे करके ये 3 पठार जो है इस प्रकार से हमें दिखाई देते हैं। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये कर्नाटक का पठार जो हमने पढ़ा है अभी। ये वाला पोर्शन जो है अपन पढ़ेंगे अभी, ये महाराष्ट्र का पठार या दक्कन ट्रैप। ये हमारा दंडकारण्य पड़ाल पठार, है ना। और ये पूरा का पूरा पूर्वी घाट जो स्टाइल से ये लगता है, ठीक है। तो इधर पे ये पूरा पूर्वी घाट है,
ऊपर ये दंडकारण्य का पठार है, इस साइड में ये हमारा जो है कर्नाटक का पठार है, ये हमारा कौन सा है, महाराष्ट्र का पठार है, ठीक है। और यहां पर हमें क्या मिल जाती है, नीलगिरी की पहाड़ी, कौन सी, लोकेशन क्लियर हो गई होगी आपको अब, है ना, अच्छे से इनकी। तो पहले अपन तेलंगाना के पठार को थोड़ा सा देख लेते हैं और फिर उसके बाद अपन रायलसीमा के पठार को देख लेंगे और इनको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। दोनों का एक बेसिक व्यू क्लियर हो गया आपको। चलिए, तो मैं पहले आपको पढ़ाता हूं तेलंगाना का पठार। तेलंगाना का पठार, ठीक है। इसके ऊपर से ही कौन सी नदी जा रही है बताओ, कौन सी, गोदावरी, बिल्कुल सही। और इसके नीचे से ही कौन सी जा रही है बोलो, कृष्णा, कौन जा रही, कृष्णा, है ना, हाँ। ये है गोदावरी, गोदावरी और कृष्णा, ठीक है, याद रखना। यहां पर एक शहर है, इसका नाम है हैदराबाद। यहां पर एक शहर है, इसका नाम क्या है, हैदराबाद है। हैदराबाद फेमस शहर है, ठीक है, याद रखना आप लोग। और इस हैदराबाद के पास से एक नदी जो है वो निकलती है, तो कृष्णा की सहायक नदी है, और इसका नाम क्या है, मूसी। मूसी जो इस पठार की मुख्य नदी के रूप में हम कह सकते हैं, मूसी, ठीक है, याद रखें आप लोग। इस पठार की एक चोटी है जिसका नाम है डोली गुट्टा। नौ सौ 65 मीटर की ये चोटी, डोली गुट्टा, डोली गुट्टा। डोली गुट्टा, चलिए तो लिखें इसमें थोड़ा सा इस पठार के बारे में। सबसे लिखना है इसका परिचय, इसका लिखना परिचय।
तो लिखिएगा प्रायद्वीप पठार के अंतर्गत, प्रायद्वीप पठार के अंतर्गत दक्कन के पठार का एक उपभाग है जो, प्रायद्वीप पठार के अंतर्गत दक्कन के पठार का एक उपभाग है जो मुख्य रूप से तेलंगाना में विस्तृत है, तो मुख्य रूप से तेलंगाना में विस्तृत है। ठीक है, दूसरे नंबर पर लिखेंगे इसका निर्माण। क्या लिखेंगे बच्चों? ये एक संप्राय पठार है। क्या है? संप्राय पठार समझते हैं आप लोग? संप्राय पठार का मतलब होता है कोई भी ऐसा क्षेत्र जहां पर नदियों ने अपर्दन किया है, नदियों द्वारा इरोजन हुआ है और धीरे धीरे उसका जो ऊपरी भाग है वो समतल हो गया है ना। एक ऐसे यहाँ पे बहुत पहले क्या है, बहुत पहाड़ियां रही होंगी, ऊंचे ऊंचे जो है पर्वतों का जो है ये क्षेत्र रहा होगा पुराने समय में, तो यहाँ पे नदियों ने लगातार किया अपर्दन किया है, और नदियों ने अपर्दन कर करके इसको क्या बना दिया, एक पठार जैसी आकृति में कन्वर्ट कर दिया है। तो ऐसे पठार को अपन संप्राय पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? एक होते हैं संप्राय मैदान, एक होते हैं संप्राय पठार। संप्राय मैदान भी नदियों के द्वारा जब बहुत ज्यादा अपर्दन हो जाता है तो भूभाग पूरा समतल हो जाता है, मैदानी तरह दिखने लगता है, उसे कहते हैं संप्राय मैदान। ठीक उसी प्रकार से कोई उच्च भूमि जिसको नदियों ने लगातार अपर्दित कर दिया है, लेकिन इतना अपर्दित किया है कि पूरी तरह से वो मैदान नहीं बन पाया है, तो एक पठार जैसा दिखता है, तो उसे अपन क्या कह देते हैं? संप्राय पठार। क्लियर हो गया? तो याद रखिए आप लोग। तो लिखेंगे इसके निर्माण में, इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में, प्री कैम्ब्रियन काल में भूगार्भिक हलचलों, भूगार्भिक हलचलों एवं नदियों के अपर्दन क्रिया द्वारा, नदियों के अपर्दन क्रिया द्वारा एक संप्राय पठार के रूप में क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। अब इसके निर्माण के बारे में बता दीजिए। तो आप बता सकते हैं कि प्री कैम्ब्रियन काल में भूगार्भिक हलचलों और नदियों के अपर्दन क्रिया से एक संप्राय पठार के रूप में क्या हुआ है? डेवलप हुआ है, निर्मित हुआ है। ठीक है, बात करें इस पठार की अपन विस्तार की। क्या बात करें? विस्तार। तो विस्तार के बारे में बता दीजिए इसका। ये मुख्य रूप से कहां पर है? तेलंगाना में है, मुख्य रूप से तेलंगाना राज्य में, तथा आंशिक रूप से कहां पर है? ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। है ना। इसका टोटल एरिया है 1,48,000 वर्ग किलोमीटर। एरिया कितना है इसका? 1,48,000 वर्ग किलोमीटर। तो इसका टोटल एरिया भी आप बता दीजिएगा। 1,48,000 वर्ग किलोमीटर ये फैला हुआ है, याद रखेंगे आप लोग। और चारों ओर ये किससे घिरा हुआ है? तो आप बता सकते हैं ये तेलंगाना का पठार है, ये चारों ओर किससे घिरा हुआ है? तो आप बता सकते हैं इस साइड में इसके महाराष्ट्र का पठार है, फिर इसके जो है कौन सा? कर्नाटक का पठार है, यहां पे इसके कौन है? आंध्र का पठार है, इस साइड में इसके कौन है? दंडकारण्य पठार है ना। और यहां पर इस साइड में इसके पूर्वी घाट है। तो इस प्रकार से घिरा हुआ है।
तो आप लिख सकते हैं यह पठार चारों ओर महाराष्ट्र का पठार, कर्नाटक का पठार, आंध्र का पठार, दंडकारण्य एवं पूर्वी घाट से घिरा हुआ है। क्लियर है? विस्तार क्लियर है बच्चों? आ जाएगा तो लिख दोगे अब आसानी से। 2 नंबर में आएगा, आपको लिखना पड़ेगा। ये सारे सेगमेंट जो है कोई भी 2 नंबर का पूछ लेता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए तो विस्तार की बात हमने कर ली, चट्टान की बात कर लें अपन। यहाँ पे चट्टान की बात कर लेते हैं। इस पठार में मैं आपसे बात करूं तो आप देखें यहां पर इस साइड में चट्टान आप देखें तो आर्किन चट्टानें हैं। इसके थोड़े इस साइड देखें तो धारवाड़ चट्टानें हैं। और मैक्सिमम भाग इसका किससे घिरा हुआ है? कौन चट्टानों से घिरा हुआ है? तो देखो यहां पर मैं चट्टानों की बात करूं तो मिश्रित चट्टानें मिल रही हैं। ये हमारी कौन सी कुड़प्पा चट्टान, कौन सी कुड़प्पा क्रम की चट्टान है। इधर पे ये कौन सी है? कुछ धारवाड़ है। इधर पे ये कौन सी है? आर्कियन है। तो बता सकते हैं इस पठार में मुख्य रूप से सर्वाधिक तो कुड़प्पा क्रम की चट्टानें तथा आंशिक रूप से इसमें आर्कियन और धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए बात कर लें इस पठार की सबसे ऊंची चोटी की। एक यहां पे चोटी भी हमें मिलती है इस पठार में, तो लिखेंगे इस पठार का सर्वोच्च शिखर डोली गुट्टा। इस पठार का सर्वोच्च शिखर डोली गुट्टा, जिसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? 965 मीटर है। ज्यादा क्लियर है? चलिए चोटी की बात हमने कर ली, नदियों की बात कर ले। इस पठार में नदियों की बात कर ले। नदियां इस पठार में आप देखो तो उत्तरी सीमा कौन सी नदी बना रही है? गोदावरी। जबकि दक्षिणी सीमा कौन बना रही है? तथा इस पठार की मुख्य नदी के रूप में मूसी हमें जो है दिखाई देती है, जो कृष्णा की क्या एक सहायक नदी है। तो आप लिखेंगे इस पठार की उत्तरी सीमा को गोदावरी तथा दक्षिणी सीमा को कृष्णा नदी निर्धारित करती है। इस पठार की उत्तरी सीमा को गोदावरी तथा दक्षिणी सीमा को कृष्णा नदी निर्धारित करती है, तथा इस पठार की मुख्य नदी के रूप में मूसी प्रवाहित हो रही है। ठीक है, बात कर ले इस पठार की वर्षा के लेकर। इस पठार की वर्षा को लेकर बात कर लें बच्चों। ये पठार जो है ना, ये पठार वृष्टि छाया प्रदेश में आता है। किस में आता है? वृष्टि छाया प्रदेश समझते हैं आप लोग? पर्वत का एक भाग जहां सबसे ज्यादा वर्षा हो और पर्वत का एक भाग जहां वर्षा कम हो। तो याद रखना, ये पर्वत का वो भाग है जहां पे वर्षा अपेक्षाकृत क्या होती है? कम होती है। पश्चिमी घाट का ये जो है वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है। इसके कारण यहाँ पे वर्षा क्या होती है? अपेक्षाकृत कम होती है। क्लियर हो गया? तो आप लिखेंगे
वृष्टि छाया प्रदेश के कारण वर्षा, हाँ वृष्टि छाया प्रदेश के कारण वर्षा अपेक्षाकृत कम, लगभग 75 से 100 सेंटीमीटर के मध्य होती है। ठीक है, तो इसका वो भाग जो पूर्वी घाट से लग रहा है ना, उधर तो वर्षा अच्छी हो जाती है, लेकिन जो पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया में आ रहे इस साइड का, यहाँ पे वर्षा क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इस साइड में वर्षा अच्छी हो जाती है, लगभग 100 सेंटीमीटर आसपास, इधर वर्षा क्या होती है 75 सेंटीमीटर आसपास, है ना। तो याद रखना आप लोग। अब बात करें वनस्पति की, तो बच्चों याद रखें आप लोग, यहां पर जो है वेजिटेशन की अपन बात करें तो आपको पता है वर्षा से काफी निर्धारित होती है हमारी वनस्पतियां। तो जो क्षेत्र वर्षा कम प्राप्त कर रहा है वहां पे शुष्क पर्णपाती, और जो अपेक्षाकृत अधिक वर्षा प्राप्त कर रहा है वहां पे आर्द्र पर्णपाती। पूरे में यहाँ पे भी हमें कौन से वन मिलते हैं, बोलो, पर्णपाती प्रकार के वन मिलते हैं। कौन से मिलते हैं, पर्णपाती प्रकार के। तो लिखेंगे इस पठार में पर्णपाती प्रकार के वनों का विस्तार है। इस पठार में पर्णपाती प्रकार के वनों का क्या है, विस्तार है। इसके पूर्व में आर्द्र पर्णपाती तथा पश्चिम में शुष्क पर्णपाती प्रकार के वनों का विस्तार पाया जाता है। इसके पूर्व में आर्द्र पर्णपाती तथा पश्चिम में शुष्क पर्णपाती प्रकार के वनों का विस्तार पाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया हमारा क्या इसका। अब लिख दो इसका महत्व, क्या लिख दो, इस पठार का महत्व लिख दो। तो एक तो आप बताना, इस क्षेत्र में हमें चूना बहुत मिलता है। क्या मिलता है, खनिज के रूप में चूना बहुत मिलता है। तो सीमेंट उद्योग का बहुत विकास हुआ है। तो आप लिखेंगे चूने की अधिकता के कारण, इस पठार में चूने की अधिकता के कारण सीमेंट उद्योगों का सर्वाधिक विस्तार हुआ है। कौन सी, सीमेंट उद्योग का क्या हुआ यहां पे। आपको जैसा कि पता होगा ऐतिहासिक दृष्टि से भी यहां पर एक हैदराबाद शहर है। कौन सा है, हैदराबाद शहर। तो हैदराबाद शहर जो है एक तो चार मीनार के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, चार मीनार, सुना है आपने चार मीनार, तो बिल्कुल। तो यहां पर एक विशेष प्रकार की जो है ऐतिहासिक धरोहर के रूप में चार मीनार दिखाई हमें देती है पर्यटन की दृष्टि से। तो लिखेंगे ऐतिहासिक पर्यटन की दृष्टि से चार मीनार हैदराबाद शहर में स्थित है। ऐतिहासिक पर्यटन दृष्टि से हैदराबाद शहर में चार मीनार क्या स्थित है। ठीक है, और आपको यह भी पता होना चाहिए यहां पर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्रीज, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्रीज की यहां पर एक फिल्म सिटी है। कौन सी, रामोजी, बिल्कुल सही है। रामोजी एक बहुत बड़ी फिल्म सिटी, यहाँ पर जो बहुत ज्यादा पर्यटन का केंद्र बनी हुई है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग देखने आते हैं उसको भी। तो आप लिख सकते हैं तेलुगु फिल्म उद्योग का केंद्र स्थित है। यहाँ पर तेलुगु फिल्म उद्योग का केंद्र स्थित है इस क्षेत्र में है, इस पठार में तेलुगु फिल्म उद्योग के लिए यहाँ पर ये प्रसिद्ध क्षेत्र। ठीक है, अच्छा एक और चीज आप बता सकते हैं, ये जो गोदावरी नदी है ना, इस गोदावरी नदी पर यहां पर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। उसका नाम है कालेश्वर परियोजना। कौन सी, कालेश्वर परियोजना क्या है और यहां पर ये बहुत ज्यादा क्यों फेमस है इस क्षेत्र में, मैं आपको बताता हूं। देखो कालेश्वर परियोजना जो है ना, एक
सबसे बड़ा संसार का लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है। क्या है? संसार का सबसे बड़ा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। आप कहेंगे सर ये क्या है? तो देखो, इस पठार में जो गोदावरी नदी है, इस पठार के उत्तरी भाग में जो गोदावरी नदी है, तब ये जो पठार है ना, तो गोदावरी नदी जो है ना, उसने बहुत ज्यादा गहरी अपनी क्या बना ली है, घाटी बना ली है, बहुत गहराई में बह रही है। काट काट के वो कहां पहुंच गई, काफी गहराई पहुंच गई इस पठार के। क्लियर हो गया? तो मान के लो ये पठार है, तो इसकी जो नदी घाटी है ना गोदावरी, वो काफी गहराई में पहुंच चुकी है ऐसे। तो गोदावरी नदी जो है वो इसमें बह रही है इस प्रकार से। अब इस पठार में अब बात करें, अब जैसे यहां पर किसान को खेती करनी है, क्या करनी है यहां पर, इस जगह मान के लो उसका खेत है, खेती करनी है उसको इस जगह पे, तो अब वो इतनी गहराई से पानी को यहां कैसे लेकर आएगा, बोलो? तो यहां पर क्या किया है, अब सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता तो पड़ेगी, तो सरकार ने क्या किया, यहां पर एक प्रोजेक्ट चलाया है। उस प्रोजेक्ट का नाम है कालेश्वरम परियोजना। क्या नाम है उसका? कालेश्वरम परियोजना। कालेश्वरम परियोजना में क्या किया गया है, इसमें पाइप डालकर नीचे से पानी को ऊपर लाया जा रहा है। लिफ्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को उठाना। लिफ्ट का मतलब क्या होता है, तो मैंने बोला लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है, यानी कि जो गहराई में पानी बह रहा है गोदावरी नदी का, उसको पाइप के माध्यम से, प्रेशर के माध्यम से ऊपर क्या है, लाया जा रहा है। और ये पानी जब नीचे से ऊपर की तरफ आता है, तो इसी पानी के द्वारा फिर क्या होती है, सिंचाई होती है यहां पर। तो ये संसार का सबसे बड़ा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है जो गोदावरी नदी पर बनाया गया है ना। और इस परियोजना का नाम क्या बोलो, कालेश्वरम परियोजना, है ना। तो ये कई बार प्रीलिम्स से पूछ लेता है कि संसार का सबसे बड़ा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट का नाम क्या है, या कौन सी नदी पर है, या कौन से राज्य में। तो आप याद रखेंगे तेलंगाना राज्य में गोदावरी नदी पर, और जो है क्या है, ये सबसे बड़ा लिफ्ट इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई, है ना। तो ये क्या है, एक लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। तो एक और आप इसमें महत्व लिख सकते हैं, इस पठार में गोदावरी नदी पर संसार का सबसे बड़ा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट कालेश्वरम स्थित है। संसार का सबसे बड़ा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट कौन सा, कालेश्वरम स्थित है। बस अब लिख दो इसके चुनौती। चुनौती में आप क्या लिख सकते हैं, चुनौती में आप लिख दीजिएगा, एक तो यहां पर नदी जल विवाद है, गोदावरी और कृष्णा नदी को लेकर नदी जल विवाद है राज्यों के अंदर। तो आप लिखेंगे राज्यों के मध्य नदी जल विवाद। और ये बच्चों विकास की दृष्टि से कैसा है, ये भी असंतुलित क्षेत्र है। तो विकास की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, असंतुलित क्षेत्र है। यहां पे पूरी तरह से विकास नहीं हो पाया है, यहां पे अभी भी क्या है, बहुत सारी समस्याएं मौजूद है। और भाषाई विवाद भी है, इस क्षेत्र के चारों तरफ क्या है, कहीं कन्नड़, तमिल, तेलुगु, इन भाषाओं के विवाद बने रहते हैं, है ना। जैसे ये तेलुगु राज्य है, तो यहाँ पर तमिलों से इनकी क्या होती है, विवाद हो जाते हैं, कन्नड़ों से हो जाते हैं। तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ के भाषाई क्या है, विवाद स्थित है। ठीक है, फाइनली लिख दो इसका निष्कर्ष। इस प्रकार इन चुनौतियों के बावजूद भी चुनौती बावजूद भी यह क्षेत्र न केवल भौगोलिक एवं प्राकृतिक दृष्टि से संपन्न है, बल्कि आईटी उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहां पर आपको पता है हैदराबाद में आईटी उद्योग भी बहुत ज्यादा लगे हुए। बेंगलुरु शहर और हैदराबाद शहर और पुणे शहर, ये 3 शहर, और नोएडा, ये 4-5 हमारे जो शहर है वो आईटी के लिए बहुत जाने जाते हैं ना। तो बस ये पॉइंट आप मेंशन कर लीजिएगा इसके निष्कर्ष में। तो समझ आया आपको पूरी तरह से हमारा जो है तेलंगाना का पठार। ठीक है, तो हमने आज
कंप्लीटली समझ लिया है तेलंगाना के पठार को। कल अपन कौन सा पढ़ेंगे? आंध्रा का पठार। कल अपन पढ़ेंगे कौन सा? रायलसीमा या आंध्रा का पठार, है ना। सारे पॉइंट्स क्लियर हैं इसके, परिचय बता ही सकते हैं आप आसानी से। परिचय में क्या लिखेंगे आप लोग? प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत ये दक्कन के पठार का ही उपभाग है जो मुख्य रूप से तेलंगाना राज्य में स्थित है ना। इसका निर्माण कैसे हुआ? निर्माण बता सकते हैं आप? बताना। प्री कैम्ब्रियन काल में भूगर्भिक हलचलों एवं नदियों के तीव्र अपरदन के द्वारा एक संप्राय पठार के रूप में निर्मित हुआ है। इसका विस्तार बता सकते हैं? इसका विस्तार मुख्य रूप से तेलंगाना और आंशिक रूप से कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में है। साथ ही साथ ये चारों ओर किससे घिरा हुआ है? दक्कन ट्रैप, कर्नाटक का पठार और रायलसीमा का पठार, दंडकारण्य का पठार और पूर्वी घाट से ये घिरा हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। इसका टोटल एरिया कितना है? 1,48,000 वर्ग किलोमीटर इसका टोटल क्या है? एरिया है। ठीक है। अगर अगले इसमें नेक्स्ट बात करें चट्टान की लेकर, चट्टान बता सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से आप देखें तो आर्किन चट्टान और धारवाड़ तथा सर्वाधिक रूप से कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का क्या है? विस्तार पाया जाता है। नदियों की बात कर सकते हैं। इसकी उत्तरी सीमा को गोदावरी, दक्षिणी सीमा को तथा इसमें मूसी जैसी नदियां जो है प्रवाहित हो रही हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या बता सकते हैं? चोटी। इस पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? डोली गुट्टा है, जिसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? 965 मीटर है। तो आप बता दीजिएगा। ठीक है। उसके बाद क्या बता देंगे? वर्षा बता दो। वर्षा क्या हो रही है यहाँ पर? वृष्टि छाया प्रदेश होने के कारण ये क्षेत्र जो है कम वर्षा का माना जाता है, फिर भी यहाँ पर 75-100 सेंटीमीटर आसपास क्या हो जाती है? वर्षा हो जाती है। इसी के आधार पर वनस्पति बता सकते हैं। पर्णपाती प्रकार के वन पाए जाते हैं। इसके यहाँ पर आर्द्र और शुष्क दोनों प्रकार के हमें वन दिखाई देते हैं। ठीक है। तो ये आप पॉइंट आप मेंशन कर दीजिएगा। फाइनली आप क्या बता सकते हैं? महत्व। महत्व में ये 3-4 पॉइंट आपको याद रखना है। तो खनिजों की दृष्टि में चूना पत्थर बहुत मिलता है, तो सीमेंट उद्योगों का संकेंद्रण है। दूसरे नंबर पर ऐतिहासिक दृष्टि से चार मीनार है। साथ ही साथ आप बता सकते हैं क्या यहाँ पर? हाँ, तेलुगु फिल्म उद्योग का ये क्या है? केंद्र भी माना जाता है। ठीक है। चुनौती लिख सकते हैं। चुनौती में आप बता दीजिए भाषाई विवाद है, नदी जल विवाद है और विकास की दृष्टि से पिछड़ा हुआ क्षेत्र। ठीक है। तो ठीक है, फिर आज का सेशन अपन इतना ही रखेंगे। कल अपन जो है आगे बढ़ेंगे। ठीक है।